करते बच्चों गुड क्लास आफ्टरनून स्टार्ट। सर। यस सर। आ जाओ। तो बच्चों एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था? लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, पहले बताओ, जल्दी बोलो। सेक्शन 13। सर मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर जनरल क्लॉजेज एक्ट तो हम पढ़ ही रहे थे। जनरल क्लॉजेज एक्ट में मैंने आप लोगों को एक सेक्शन पढ़ाया, सेक्शन 13। सेक्शन 13 किस चीज का था बेटा? जेंडर जेंडर नंबर। किस चीज का था? जेंडर और नंबर का था कि नहीं था? यस। सेक्शन 13 क्या बोला कि अगर लॉ के अंदर मेल जेंडर लिखा हुआ है तो हम ये इंक्लूड कर अज्यूम करके चलेंगे कि उसमें फीमेल जेंडर भी इंक्लूडेड है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होगा। यही पॉइंट था। यस सर। और मैंने बोला कि लॉ के अंदर कहीं प्लूरल लिखा हुआ है तो प्लूरल के अंदर सिंगुलर इंक्लूडेड माना जाएगा और सिंगुलर के अंदर प्लूरल इंक्लूडेड माना जाएगा। बताओ ये चीज क्लियर थी कि नहीं क्लियर थी? यस यस तो प्लूरल के अंदर सिंगुलर इंक्लूडेड होगा और सिंगुलर के अंदर प्लूरल इंक्लूडेड। बताओ मैंने ये चीज समझाई थी कि नहीं समझाई थी? यस सर। वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आप अपनी शीट निकालो तो अब आपको अगला सेक्शन 14 नजर आएगा। गुड आफ्टरनून। यस सर। अगला सेक्शन आपको 14 नजर आएगा। आ गया सेक्शन 14 नजर में? यस सर। सेक्शन 14 किसका था? पावर कॉन्फर्ड टू बी एक्साइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। मिल गया? यस सर। अब बेटा ये सेक्शन क्या बोलता है? बेटा ये सेक्शन बोलता है कि अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट में, किसमें बेटा? जनरल क्लॉजेज एक्ट में इतना सा एक बात लिखा हुआ है कि आज मान लो बेटा, लॉ में बहुत सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, चाहे आप कंपनीज एक्ट पढ़ो, चाहे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, चाहे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो, तो बेटा लॉ में आपको बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। जैसे अगर आपको याद हो, फाउंडेशन में आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा था, तो आपने पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटीज पढ़ी होंगी, पार्टनर्स की पावर्स पढ़ी होंगी कि पार्टनर्स फर्म के ब्याह पे गुड्स परचेज कर सकते हैं, पार्टनर्स फर्म के ब्याह पे गुड्स सेल कर सकते हैं। तो सर सेक्शन 14 क्या बोलता है? सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन 14 ये बोलता है कि अगर लॉ में किसी को कोई भी पावर दी गई है तो जब जब जरूरत पड़े वो पर्सन उस पावर को यूज कर सकता है। कहने का मतलब है कि आज लॉ में किसी भी सेंट्रल एक्ट में किसी भी पर्सन को कोई पावर दी गई है तो वो पावर को टाइम टू टाइम यूज कर ले एज द ओकेजन रिक्वायर्स। ओकेजन रिक्वायर्स यानी सिचुएशन को देखते हुए जिस हिसाब से जरूरत पड़े आप पावर्स को यूज कर लेना। सिचुएशन को देखते हुए जिस हिसाब से आपको जरूरत पड़े आप पावर्स को यूज कर लेना। पावर्स बेटा देखो समझना इस चीज को। अभी मैंने स्क्रीन शेयर पे कुछ नहीं लिखा ना, मैं सेक्शन अभी स्क्रीन पे लेके आया। पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है। लॉ में अगर मुझे कोई पावर मिली है तो वो पावर मैं टाइम टू टाइम यूज कर सकता हूं जरूरत के हिसाब से। वो पावर मैं टाइम टू टाइम यूज कर सकता हूं जरूरत के हिसाब से। मुझे लॉ में कोई पावर मिली है तो मुझे लॉ में जो पावर मिली है वो मैं जरूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम यूज कर सकता हूं। मुझे जब जैसे उस पावर की जरूरत पड़ेगी, मुझे जब जैसे उस पावर की जरूरत पड़ेगी, लॉ बोला आप उस पावर को यूज कर लो, हमारी तरफ से कहीं कोई मनाही नहीं है। मतलब पॉइंट इतना सा, मुझे कोई पावर मिली तो मैं उस पावर को अपने हिसाब से कभी भी यूज कर सकता हूं। आज हमारे देश में बहुत सारे सेंट्रल एक्ट्स हैं। किसी भी सेंट्रल एक्ट में किसी भी पर्सन को कोई भी पावर मिले तो वो एज द ओकेजन रिक्वायर्स, जब जब जरूरत पड़े उस पावर को अपने हिसाब से यूज कर सकता है। ये सेक्शन 14 बोलता है। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। मीटिंग अनलॉक कर दीजिए। अगर बेटा आप सेक्शन 14 निकालोगे, पावर कॉन्फर्ड टू बी एक्साइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसमें क्या लिखोगे बेटा? जल्दी से लिखो। इसमें क्या लिखोगे? मैं हिंदी में लिखा रहा हूं। अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में, अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में किसी भी पर्सन को कोई भी पावर दी गई है, अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में किसी भी पर्सन को कोई भी पावर दी गई है, अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में किसी भी पर्सन को कोई भी पावर दी गई है, अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में किसी भी पर्सन को कोई भी पावर दी गई है तो वो पर्सन उस पावर को, तो वो पर्सन
उस पावर को टाइम टू टाइम यूज कर सकता है, तो वो पर्सन उस पावर को टाइम टू टाइम यूज कर सकता है, टाइम टू टाइम यूज कर सकता है जरूरत के हिसाब से, टाइम टू टाइम यूज कर सकता है जरूरत के हिसाब से। बताओ बेटा ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? सभी स्टूडेंट्स बोलो। यस सर। यस सर। यस क्या लिखा है? वेयर यस सर। बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन। बोले किसी भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में आपको कोई पावर दी गई है, एनी पावर इज कॉन्फर्ड। कॉन्फर्ड वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा? कॉन्फर्ड वर्ड का मतलब होता है गिवन। आपको अगर कोई पावर दी गई है तो वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एनी पावर इज कॉन्फर्ड, तो दैट पावर, वो वाली पावर मे बी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब यूज्ड, आप उस पावर को यूज कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं एज ओकेजन रिक्वायर्स, जैसे जरूरत हो, जैसे जरूरत हो, जिस हिसाब से जरूरत हो आप उस पावर को यूज कर सकते हैं। इन्होंने बोला वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एनी पावर इज कॉन्फर्ड, दैट पावर may be exercised from time to time as the occasion requires। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Clear. कोई डाउट या क्वेरी? नो सर। बताओ कोई डाउट हो तो। सर ये पावर No, का sir. एग्जांपल दे दो। तो पावर का आपको तो पूछना ही नहीं चाहिए, आपने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ा है। कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शन, उसमें जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। सर। हाँ बेटा। सर मैंने जस्ट अभी ज्वाइन करा, एक बार आप वापस बता सकते हैं? नहीं बेटा वापस नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन क्लास इमीडिएट अपलोड कर दूंगा। आप जो शुरुआत का पार्ट एक बार उससे देख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। वापस बताना बेटा बड़ा बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10-15 मिनट्स लगे थे सेक्शन समझाने में। तो मैं क्लास अपलोड करूंगा, आप उससे कवर कर लेना, ठीक है? अपलोडेड कर रहा हूं मैं डेली बेसिस पे क्लास, उससे आप करना, ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा अब बेटा ये सेक्शन बहुत अच्छा है, सेक्शन 15 बहुत बहुत अच्छा सेक्शन है, ब्यूटीफुल सेक्शन है। पेपर के अंदर आराम से, एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा सेक्शन है। अगर आप कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ हमने कोई चीज सीखी है, ठीक है? इधर देखना बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना बेटा, मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूं, इसके ऊपर फोकस करना, इसके ऊपर बेटा फोकस करना। पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, इसके ऊपर बच्चों सेक्शन लगता है सेक्शन 15। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्या पॉइंट है इसको देखना, ये क्या पॉइंट है बेटा इसको देखना। बच्चों राम करके एक पर्सन है, या ऐसे छोड़ो बेटा, एक कंपनी है, एक कंपनी है बेटा, कंपनी का नाम है बेटा PQR लिमिटेड। अब मान लो बेटा एक सीए फर्म है, एक सीए फर्म है ABC एंड एसोसिएट्स। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं देखना, एक सीए फर्म है ABC एंड एसोसिएट। इस सीए फर्म में राम, सीए राम, चार्टर्ड अकाउंटेंट राम सीनियर पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है। अब PQR लिमिटेड ने क्या बोला, वी हेयर बाय अपॉइंट मिस्टर राम एज ऑडिटर। बोले हम राम को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, वी हेयर बाय अपॉइंट मिस्टर राम एज ऑडिटर। तो बेटा कंपनी ने किस बंदे को अपना ऑडिटर बनाया है? कंपनी ने किस बंदे को अपना ऑडिटर बनाया बताओ?
मिस्टर राम। कंपनी ने राम को अपना ऑडिटर बनाया, कोई दिक्कत है? अच्छा अब एक बात बताओ, अगर राम मर गया तो नया ऑडिटर बनाना पड़ेगा। मान लो राम की डेथ हो गई तो नया ऑडिटर बनाना पड़ेगा। तो राम मर गया तो कंपनी की डबल मेहनत होगी। बोलो, पहले राम को ऑडिटर बनाया, राम मर गया, फिर राम को ऑडिटर बनाया, तो कंपनी की डबल मेहनत होगी कि नहीं होगी? बताओ स्टूडेंट्स। यस सर। होगी, कंपनी की डबल मेहनत होगी, बिल्कुल होगी सर। तो अब बेटा कंपनी ने क्या करा, इसकी जगह एक दूसरा ऑप्शन क्या है? सोचो, ऑप्शन 1 तो ये है, सोचो ऑप्शन 2 क्या होता। कंपनी ऐसे नहीं बोलती कि हम राम को ऑडिटर बना रहे हैं। कंपनी ऐसे बोलती, वी hereby appoint senior partner of ABC and Associate as auditor। बोले हम ABC and Associate का जो सीनियर पार्टनर है, बोले जो ABC and Associate का सीनियर पार्टनर है, बोले उस सीनियर पार्टनर को हम ऑडिटर बना रहे हैं। जो ABC एंड एसोसिएट का क्या है, सीनियर पार्टनर है, बोले हम सीनियर पार्टनर को अपना क्या बना रहे हैं, ऑडिटर बना रहे हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर आपने सीनियर पार्टनर को ऑडिटर बनाया ABC एंड एसोसिएट्स के, तो अब ऑडिटर कौन बना? राम बना या कोई और बना? राम ही बना। तो सर देखा जाए तो ऑप्शन 1 में भी ऑडिटर राम ही बना और ऑप्शन 2 में भी ऑडिटर राम ही बना। मानते हो क्या? यस सर। बेटा ऑप्शन 2 में फायदा समझो क्या है। आपने ऑडिटर किसको बनाया है? सीनियर पार्टनर को बनाया है। आपने ऑडिटर किसको बनाया है? सीनियर पार्टनर को बनाया है। आपने ऑडिटर किसको बनाया है? सीनियर पार्टनर को बनाया है। अब बेटा यहां पे आपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बाय नेम किया है क्या? नाम से ऑडिटर बनाया है क्या? यस नो सर। आपने नाम से ऑडिटर नहीं बनाया। आपने बोला ही नहीं ना हम तो राम को ऑडिटर बना रहे हैं। यहां पे तो आपने ऑडिटर बाय नेम बनाया था कि हम राम को ऑडिटर बना रहे हैं। यहाँ पे आपने नाम से तो किसी बंदे को ऑडिटर बनाया ही नहीं। आपने यहाँ पे नाम से तो किसी बंदे को ऑडिटर बनाया ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, आपने यहाँ पर नाम से तो किसी बंदे को ऑडिटर बनाया ही नहीं। आपने तो बोला ही नहीं कि राम हमारा ऑडिटर है। यहाँ पे बेटा आपने जो ऑडिटर बनाया है, यहाँ पे बेटा आपने जो ऑडिटर बनाया है, एक चीज समझना, यहाँ पे बेटा जो आपने ऑडिटर बनाया है वो ऑडिटर आपने बाय पोजीशन ऑफ अ पर्सन बनाया है। बाय पोजीशन ऑफ अ पर्सन बनाया है। बंदे की पोस्ट क्या है? राम की पोस्ट क्या थी? पोजीशन क्या थी? राम की पोस्ट थी कि वो सीनियर पार्टनर था ABC एंड एसोसिएट का। तो जब बेटा आप कोई अपॉइंटमेंट करो, जैसे यहां पे तो मैंने एग्जांपल ऑडिटर का लिया, जरूरी नहीं है ऑडिटर का हो, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। यहां पे मैंने एग्जांपल कंपनीज एक्ट का लिया, जरूरी नहीं है कंपनीज एक्ट हो, कोई सा भी एक्ट हो, कोई सा भी लॉ हो। हम जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो सेक्शन 15 बोला, सेक्शन 15 बोला आप जब अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट करने के 2 ऑप्शन है, या तो अपॉइंटमेंट बाय नेम कर लो या जो बंदा पोजीशन होल्ड कर रहा है उससे कर लो। जब आप किसी बंदे का अपॉइंटमेंट बाय पोजीशन करते हो तब हम बोलते हैं कि हमने उसका अपॉइंटमेंट एक्स ऑफिशियो किया है। सर ये जो वर्ड है एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय रीजन ऑफ पोजीशन। आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो डेजिग्नेशन है, पद है, औहदा है, पदवी है, बाय रीजन ऑफ ऑफिस आपको अपॉइंट करना। अब सोचो इससे फायदा क्या है। अब बेटा आपकी बार बताओ, राम मर गया इस एग्जांपल में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 में मान लो राम मर गया, तब कंपनी को नया ऑडिटर नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? कंपनी की मेहनत बच गई। सोचो कंपनी ने तो क्या बोला है, हमने ABC एंड एसोसिएट में जो भी सीनियर पार्टनर होगा उससे अपना क्या बनाया, ऑडिटर बनाया। तो अगर बेटा राम मर गया तो CA फर्म ऑब्वियस सी बात है अपनी जगह, राम की जगह कोई नया सीनियर पार्टनर लाएगी।
Yes, sir. तो राम की जगह नया सीनियर पार्टनर मान लो श्याम आ गया, तो हमने तो बोला सीनियर पार्टनर जो भी होगा वो ऑडिटर होगा। तो अगर राम की जगह श्याम सीनियर पार्टनर बन गया तो श्याम ऑडिटर हो जाएगा। तो सोचो कंपनी अपनी तरफ से सेफ हो गई, अब कंपनी को ऑडिटर बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो बेसिकली रूल यही है कि आप चाहो तो किसी भी पर्सन का अपॉइंटमेंट, यहां पे मैंने अपॉइंटमेंट किसका लिया है, यहां पे मैंने अपॉइंटमेंट किसका लिया है, यहां पे बेटा मैंने अपॉइंटमेंट ऑडिटर का लिया है, यहां पे अपॉइंटमेंट बेटा मैंने किसका लिया है, यहां पे अपॉइंटमेंट मैंने ऑडिटर का लिया है। जरूरी नहीं है बेटा अपॉइंटमेंट ऑडिटर का ही हो, जरूरी नहीं है कि बेटा अपॉइंटमेंट ऑडिटर का ही हो, अपॉइंटमेंट किसी का भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि अगर आपने किसी भी पर्सन का अपॉइंटमेंट किया तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपॉइंटमेंट बाय नेम कर दो या अपॉइंटमेंट बाय पोजीशन कर दो। बाय नेम करोगे तो भी ठीक है, बाय पोजीशन करोगे तो भी ठीक है। जब आप लेकिन किसी बंदे का अपॉइंटमेंट बाय पोजीशन करते हो तो उसी को बाय एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट बोलते हैं। तो सेक्शन 15 यही बोल रहा है दोनों चीजें अलाउड है, बाय नेम करना है बाय नेम कर लो, बाय एक्स ऑफिशियो करना है बाय एक्स ऑफिशियो कर लो। ये सेक्शन 15 है। बताओ बेटा आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बोलो आ गया? sir. Yes. बेटा इसका इस बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एग्जांपल आपको बनाना चाहिए मेरे हिसाब से किसी भी सेक्शन का अगर मैं बनाऊं। हाँ बेटा बना अनुष्का आप लीजिए। डाउट पूछे थे, बताइए। सर सारांश वेट कर रहा होगा, आप उसे ले लीजिए मीटिंग में। ठीक है बेटा मैं ले लेता हूँ। वेटिंग रूम ऑन है क्या आज? पता नहीं सर, मैं देखता हूँ यार, वेटिंग रूम लॉक्ड है रहता शायद। नहीं है आपके बैच में, रुकिए मैं चेक करता हूँ। आज शायद अनिल सर ने वेटिंग रूम ऑन करा हुआ था। बेटा मैं ऑफ कर देता हूँ, है ना, ऑफ कर दिया मैंने। चलिए सर। हाँ बेटा अब बताइए इस वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो सर सर। सीनियर पार्टनर का मतलब क्या होता है? सर अब सीनियर पार्टनर तो एक पोजीशन होती है, सीए फर्म्स में होती है, जूनियर पार्टनर भी होते हैं, सीनियर पार्टनर भी होते हैं, वाइस पार्टनर्स भी होते हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स भी होते हैं। तो पोजीशन होती है बेटा, प्रमोशन होता जाता है। आप पहले पार्टनर बनते हैं, फिर जूनियर पार्टनर बनते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव पार्टनर बनते हैं, फिर सीनियर पार्टनर बनते हैं। पोजीशन है तो नॉर्मल। ओके सर। चलिए चलो स्टूडेंट्स आगे। Yes, sir. यस सर। चलो अब बेटा सेक्शन पढ़ना। सर पहले मुझे बता दो सेक्शन का जिस्ट क्या है कि आप बंदे का अपॉइंटमेंट बाय नेम भी कर सकते हो और आप बंदे का अपॉइंटमेंट बाय पोजीशन भी कर सकते हो। यही है सेक्शन का जिस्ट। यस सर। ये बोल रहा है वेयर, बोले जहां पर किसी भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में हमें पावर मिली हुई है, हमें पावर मिली हुई है अपॉइंट करने की एनी पर्सन, अपॉइंट करने की एनी पर्सन। तो वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन इज कॉन्फर्ड। कॉन्फर्ड मतलब वही अभी बताया था, गिवन। गिवन। अगर मेरे को पावर मिली हुई है किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने की, तो हमारे पास ऑप्शन क्या अपॉइंटमेंट करने के? दो। एनी सच अपॉइंटमेंट मे बी मेड। कैसे कैसे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं बेटा? या तो बोले ईदर बाय नेम, बोले या तो नाम से अपॉइंटमेंट कर सकते हो, या बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। वर्च्यू मतलब रीजन, बाय रीजन ऑफ ऑफिस। ऑफिस मतलब पोस्ट, ऑफिस मतलब पोजीशन। आप अपॉइंटमेंट पोस्ट या पोजीशन से भी कर सकते हो। हाईलाइट क्या होगा? वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन a power to appoint any person is conferred, any such appointment, then any such appointment may be made either by the name or by virtue of office। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यस और नो। Yes, sir. समझ में आ गया? कोई क्वेरी किसी स्टूडेंट की यहां तक? No, sir. नो सर। नो चलो, सर। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं। अब एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये ले लिया था आपने ये वाला स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने? यस सर। पक्का? चलो अब बेटा एक नेक्स्ट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब अगला सेक्शन कौन सा आ रहा है बेटा? अगला सेक्शन कौन सा आ रहा है? 16। सेक्शन 16। अब बेटा ये जो सेक्शन 16 है ये क्या बोलता है मैं बताता हूं। जैसे अगेन इसका एक एग्जांपल लूंगा, एक्चुअल एग्जांपल, एक एक्चुअल एग्जांपल लूंगा, ठीक है? बहुत अच्छा एग्जांपल और इजी एग्जांपल। बेटा हमारी कंट्री में या चलो ये थोड़ा एग्जांपल टेक्निकल हो जाएगा और इजी लेता हूं, इजी कॉन्सेप्ट से समझाता हूं।
बेटे कंपनी है, हमारे देश में बना हुआ है कंपनीज एक्ट 2013। अब मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है कुछ भी ले लो, राम लिमिटेड ले लो। अब बेटा एक बात बताओ, कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं या कंपनी के शेयर होल्डर्स करते हैं? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स। सबको पता है ये बात, तो कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स यस करते हैं। सर। यस सर। तो बेटा एक्स, वाई और जेड, ये तीन लोग मान लो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी है। एक्स, वाई और जेड, ये तीन लोग बेटा मान लो क्या है? डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी है। अब पता है कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, बोले उनको पावर होती है, बोले शेयर होल्डर्स को पावर होती है अपॉइंट करने की। किसे अपॉइंट करने की पावर होती है? बोले शेयर होल्डर्स को पावर होती है अपॉइंट करने की डायरेक्टर्स। तो आपसे कोई पूछे कि कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर किसे होती है, तब क्या बोलेंगे बेटा? कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर किसको होती है? शेयर होल्डर्स को। कोई दिक्कत? नो सर। सर ऐसा लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। अब मेरा डाउट दूसरा है, सर कंपनीज एक्ट में ये तो लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर शेयर होल्डर्स को है। अब मेरी क्वेरी ये है कि कंपनीज एक्ट में ये तो लिख दिया कि भाई डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर शेयर होल्डर को है, पर कंपनीज एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्टर्स को हटाएगा कौन, डिसमिस कौन करेगा। डिसमिस करना माने हटाना। या डायरेक्टर को सस्पेंड कौन करेगा? बेटा सस्पेंड टेम्पररी होता है कि लाइक किसी डायरेक्टर को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसने कोई गलत काम किया था, फिर उसको वापस बुला लिया। तो कंपनीज एक्ट में ये तो लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट शेयर होल्डर्स करेंगे, शेयर होल्डर के पास पावर है, लेकिन ये लिखा हुआ ही नहीं है कि सस्पेंड कौन करेगा या डिसमिस कौन करेगा। तो सेक्शन 16 बोला कि जिस अथॉरिटी के पास, यहां पे अथॉरिटी हो गई शेयर होल्डर्स, जिस अथॉरिटी के पास अपॉइंट करने की पावर है, हम ये अज्यूम करके चलेंगे, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि उसी सेम अथॉरिटी के पास, उसी सेम अथॉरिटी के पास पावर है डिसमिस करने की यानी हटाने की, और पावर है सस्पेंड करने की। मतलब आज अगर हम ये बोल रहे हैं कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को पावर है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की, तो ये मान के चला जाएगा कि डायरेक्टर्स को डिसमिस और सस्पेंड करने की पावर भी किसके पास है बेटा? शेयर होल्डर्स के पास। बोलो आया? यस सर। बोलो आया? यस सर। तो पावर किसके पास है अपॉइंट करने की? शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर्स के पास। तो डिसमिस या सस्पेंड करने की पावर भी किसके पास होगी? शेयर होल्डर्स के पास। और बेटा ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, किसी भी सेंट्रल एक्ट में आप ये अज्यूम करके चलोगे कि जिस अथॉरिटी के पास अपॉइंट करने की पावर है उसी अथॉरिटी के पास डिसमिस या सस्पेंड करने की पावर है। तो आजकल को आप कोई भी एक्ट पढ़ो, इंडिया का कोई भी एक्ट पढ़ो, और उस एक्ट में ये लिखा है कि फलानी अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, तो समझ जाओ कि जो अथॉरिटी अपॉइंट करेगी वही डिसमिस और सस्पेंड करेगी। बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड। सस्पेंड बेटा टेम्पररी रिमूवल होता है, कुछ टाइम के लिए आपको बोला जाता है कि आप काम मत करो, ये टेम्पररी रिमूवल होता है। और डिसमिस करना बेटा परमानेंट रिमूवल होता है। सेक्शन लग रहा है 16। अब ये क्या बोल रहे हैं? वेयर किसी भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में अ पावर टू मेक एनी अपॉइंटमेंट इज कॉन्फर्ड, आपको कोई अपॉइंटमेंट करने की पावर कॉन्फर्ड की गई है। तो लॉ बोला जिस अथॉरिटी के पास अपॉइंट करने की पावर है, द अथॉरिटी हैविंग द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट,
जिस अथॉरिटी के पास अपॉइंटमेंट करने की पावर है उसी अथॉरिटी के पास रिमूवल करने की पावर भी होगी। शेल ऑल्सो हैव द पावर टू सस्पेंड और डिसमिस एनी पर्सन। तो आपको लर्न करना है, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन अ पावर टू मेक एनी अपॉइंटमेंट इज कॉन्फर्ड, देन अथॉरिटी हैविंग द पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट शेल ऑल्सो हैव द पावर टू सस्पेंड और डिसमिस एनी पर्सन। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? Yes, यस सर। आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक आता है बेटा सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। एक टॉपिक आता है बेटा सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। अब ये क्या टॉपिक है, ये क्या टॉपिक है? ये भी अच्छा सेक्शन है। पहले मुझे बताओ, अच्छा एक काम करो, पहले पिछले वाले सेक्शन का जो मैंने एग्जांपल बनाया उसका भी स्क्रीनशॉट लेके खत्म करो। ये वाले का ले लिया बेटा आपने स्क्रीनशॉट? done, sir. जल्दी हाँ बोलो। सर ले लिया। अच्छा, अब बच्चों हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सेक्शन 17 सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। ठीक है, अब ये क्या टॉपिक है, अब ये क्या टॉपिक है इसको समझना जरूरी है। सर मान लो हम एक सिंपल सा, मैं इसका एग्जांपल लेके आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। नेक्स्ट सेक्शन है, मैं एग्जांपल ही बना रहा हूं इसका भी। अब सेक्शन 17 सर, अब मान लो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को पावर देना चाहती है, कुछ wants to give powers and decide functions। कंपनी अपने डायरेक्टर्स को कुछ तो पावर देना चाहती है और कंपनी अपने डायरेक्टर्स के फंक्शन डिसाइड करना चाहती है कि हमारी कंपनी में डायरेक्टर क्या क्या करेगा। वो क्या डिसाइड करना चाहती है? डायरेक्टर के फंक्शंस डिसाइड करना चाहती है कि हमारी कंपनी में डायरेक्टर क्या क्या करेगा। तो बेटा आपको पता है कंपनी के अंदर, किसी को आइडिया हो डायरेक्टर्स के फंक्शंस कहां लिखे होते हैं? डायरेक्टर्स के फंक्शंस कहां लिखे होते हैं, किसी को पता है? कंपनीज एक्ट में बताओ, पढ़ा होगा आपने फाउंडेशन में। कहां लिखे होते हैं डायरेक्टर्स के पावर्स और फंक्शंस? आर्टिकल्स में। वेरी गुड, आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। तो बेटा कंपनी के डायरेक्टर्स और फंक्शंस लिखे हुए होते हैं आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो कंपनी है राम लिमिटेड और कंपनी के राम लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के राम लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं, मान लो कृष्णा डायरेक्टर है और मान लो बलराम डायरेक्टर है। तब मुझे बताओ हमें आर्टिकल्स में कैसे लिखना सही रहेगा? कृष्णा एंड बलराम will have following functions। Krishna and Balram will have following functions। या तो आर्टिकल्स में ऐसे लिखें, या दूसरा ऑप्शन क्या है? डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी will have following functions। बताओ क्या करें? जब हमें कृष्णा के और बलराम के सेकंड पावर्स और ऑप्शन फंक्शंस बताने हैं, तो पहला ऑप्शन बेटर है या दूसरा ऑप्शन बेटर है? सेकंड वाला। सेकंड ऑप्शन। दूसरा। बेटा सेक्शन 17 यही बोल रहा है कि अगर आप किसी भी पर्सन के फंक्शंस बताना चाहते हैं तो उस बंदे का नाम मत लिखिए, सिर्फ इतना सफिशिएंट है कि उस बंदे का जो ऑफिशियल टाइटल है, ऑफिशियल टाइटल मतलब जो उसकी पोजीशन है, ओहदा है, पद है। जैसे अभी आपकी ऑफिशियल टाइटल हो गई कि आप कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, बोले सिर्फ वो लिख दीजिए, नाम मत लिखिए, क्योंकि सर नाम लिखने में गड़बड़ हो सकती है। नाम लिखने में क्या गड़बड़ हो सकती है सोचो, नाम लिखने में क्या गड़बड़ हो सकती है सोचो, आप सोच के देखो नाम लिखने में क्या गड़बड़ हो सकती है। अगर मैंने डायरेक्टर्स का नाम लिख दिया तब डायरेक्टर्स तो क्या होते रहते होंगे? चेंज होते रहते होंगे। चेंज। तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल में चेंजेस करने पड़ेंगे। Yes, अभी तो sir। डायरेक्टर कृष्ण और बलराम है, बाद में डायरेक्टर मान लो लव और कुश बन गए, तो आपको आर्टिकल्स में कृष्णा और बलराम का नाम काट के लव और कुश लिखना पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि आप नाम नहीं लिख के सिर्फ क्या लिख दो? ऑफिशियल टाइटल लिख दो। अग्रीड हो? यस सर। यस सर।
अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में आप किसी भी पर्सन के फंक्शंस बताना चाहते हो तो सिर्फ इतना सफिशिएंट है कि आप उस पर्सन का ऑफिशियल टाइटल लिख दो। सिर्फ इतना सफिशिएंट है कि आप उस पर्सन का ऑफिशियल टाइटल लिख दो। आपको उस पर्सन का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलता है सब्स्टिट्यूशन कर दो। सब्स्टिट्यूट करना मतलब रिप्लेस करना, बंदे के नाम को बंदे की टाइटल से, उसके पोजीशन से, उसके ओहदे से। देखो टॉपिक की हेडिंग क्या है, आप अगर अपनी बुक्स में देखोगे या नहीं देखो तो मैं यहां भी लिख देता हूं। टॉपिक की हेडिंग क्या है बुक्स में? सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज, यही टॉपिक है। यस सर। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। फंक्शनरीज मतलब जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। फंक्शनरीज मतलब जैसे आपको ट्यूशन कौन पढ़ा रहा है? अभिषेक सर। तो अभिषेक सर एक फंक्शनरी हो गए। तो फंक्शनरीज है जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। तो लॉ बोल रहा है जो काम कर रहे हैं उनके नाम को रिप्लेस कर दो उनकी ऑफिशियल टाइटल से। नेम टू बी रिप्लेस्ड बाय ऑफिशियल टाइटल। नेम टू बी रिप्लेस्ड बाय ऑफिशियल टाइटल, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं लेना है, हमें ये वाला ऑप्शन लेना है। हमें ऐसे नहीं लिखना कि कृष्णा एंड बलराम विल हैव फॉलोइंग फंक्शंस, हमें लिखना है डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी विल हैव फॉलोइंग फंक्शंस। कॉन्सेप्ट इतना सा है, किसी भी सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन में अगर आप किसी पर्सन के फंक्शंस बताना चाहते हो तो सिर्फ इतना सफिशिएंट है कि आप उसका क्या इंडिकेट कर दो, ऑफिशियल टाइटल इंडिकेट कर दो, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों बोलता है सेक्शन 17। बताइए आया नहीं आया समझ में? बोलिए स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स बताइए आया नहीं आया? यस सर। रीड कराऊं? यस सर। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। सब्स्टिट्यूशन माने टू रिप्लेस, अभी तो लिख के दिया मैंने सेक्शन 17। वो बोल रहा है इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, सिर्फ इतना काफी है। इट शैल बी सफिशिएंट, सिर्फ इतना काफी है कि आप मेंशन कर दो, टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल। ऑफिशियल टाइटल होता है पोस्ट, ऑफिशियल टाइटल का मतलब हो गया डेजिग्नेशन। सिर्फ इतना काफी है कि आप बंदे की पोस्ट या डेजिग्नेशन मेंशन कर दो, टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द ऑफिसर एट प्रेजेंट। जो भी ऑफिसर का प्रेजेंट में, करंट में ऑफिशियल टाइटल है, सिर्फ उतना मेंशन करना काफी है। क्या बताने के लिए? उसकी पावर्स बताने के लिए, फंक्शंस बताने के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग मतलब बताना। फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना। फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन और नंबर ऑफ पर्संस। अगर आप किसी भी पर्सन को कोई लॉ लगाना चाहते हो, उसके फंक्शंस बताना चाहते हो, बोले फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी पर्सन और नंबर ऑफ पर्संस जो काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में। फॉर द टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिंग द फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस, जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में कोई ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों का फंक्शन बताना चाहते हो तो सिर्फ कितना सफिशिएंट है? उनका नाम बताना। In any central act or regulation, it shall be sufficient. It shall be sufficient. बोले सिर्फ इतना sufficient होगा. It shall be sufficient to mention official title of the officer at present, ताकि उसको law apply हो पाए. For the purpose of indicating the application of law to every person or number of persons for time being executing the functions of an office. बताइए बेटा आया नहीं आया समझ में? जल्दी बोलिए। Yes sir. Yes sir. सबको क्लियर है क्या बेटा? यस सर। Yes sir. यस सर। यस सर। पक्का? Yes sir. श्योर हो? यस सर। ठीक है। अब बेटा एक टॉपिक आ रहा है, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, सेक्शन 18। ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, 28 नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। दिस इज नॉट 28,
ये कौन सा सेक्शन है बेटा? 18 है ना? सीक्वेंस में ही चल रहे हैं बेटा सेक्शंस, सीक्वेंस में ही चल रहे हैं बेटा सेक्शंस, ध्यान रखना। तो ये जो सेक्शन नंबर है, ये जो सेक्शन नंबर है वो 18 ही है, ध्यान रखना इसको, है ना? अच्छा, अब ये टॉपिक है सक्सेसर्स का। पहले मुझे सच सच बताना, अभी तक जो सेक्शंस बताए वो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ गए सर। Yes, sir. एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लो, एंड टू एंड खत्म करो। ले लिया सर। बाकी बेटा बाकी स्टूडेंट्स को भी दे दो एक बार। लो स्टूडेंट्स, लिया बेटा इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट आपने? Yes, sir. ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इधर देखना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इधर देखना, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं, ठीक है? अब बच्चों ये सेक्शन क्या बोलता है, इधर देखना। नेक्स्ट एग्जांपल पे चल रहा हूं। अब बच्चों हम लोग अगला सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 18। सेक्शन 18 का नाम क्या है? सक्सेसर्स। सेक्शन 18 का नाम क्या है? सक्सेसर्स। सर मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड। अब गवर्नमेंट एक स्कीम लाई, हमारे देश की सरकार कोई स्कीम लाई या कोई लॉ लाई, और जो भी हमारे देश की सरकार कोई स्कीम या लॉ लाई वो अप्लाई हो गया ए लिमिटेड को, ठीक है? अब बाद में मैं कहता हूं ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया। ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, सोल्ड कर दिया। किसको सोल्ड कर दिया? बी लिमिटेड को। तो सर यहां पे बी लिमिटेड हो गई सक्सेसर, बी लिमिटेड हो गई सक्सेसर। बेटा सक्सेसर कौन होता है? जो आपके बाद आया। बेटा सक्सेसर कौन होता है? बेटा सक्सेसर होता है जो आपके बाद आया। आज सेक्शन की हेडिंग ही क्या है? सक्सेसर। सक्सेसर माने जो आपके बाद आया, सब्सिक्वेंट पर्सन, जो आपके बाद आया उसको बेटा सक्सेसर बोलते हैं। ए लिमिटेड ने बेटा अपना बिजनेस बी लिमिटेड को बेच दिया, ए लिमिटेड ने बेटा अपना बिजनेस बी लिमिटेड को बेच दिया, तो बेटा बी लिमिटेड हो गई सक्सेसर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बेटा गवर्नमेंट ने तो जो स्कीम और लॉ बनाया था वो ए लिमिटेड के लिए बनाया था। अब ए लिमिटेड ने तो अपना बिजनेस बी लिमिटेड को बेच दिया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये वाला स्कीम है या लॉ है, अब बी लिमिटेड को भी अप्लाई होगा क्या? हाँ सर। यस सर। गवर्नमेंट यस बोली सर। अगर कोई कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन मतलब कंपनी जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, तो बेटा एक बात बताओ, कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन होता ही है। यस सर। yes, sir. तो इन्होंने बोला कि अगर कोई कॉरपोरेशन है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है और वो कॉरपोरेशन अपना बिजनेस बेच देती है, तो जो लॉ या स्कीम कॉरपोरेशन को अप्लाई हो रही थी वही लॉ और स्कीम shall also apply to the successor। वही लॉ और स्कीम सक्सेसर को भी अप्लाई होगी, shall also apply to the successor। सिंपल सा रूल है, जो लॉ या स्कीम कंपनी को अप्लाई हो रही है, कल को कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देती है तो वही लॉ और स्कीम कंपनी के सक्सेसर को भी अप्लाई होगी। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अब सर सेक्शन 18 ये बोल रहा है यह लॉ में मेंशन करने की कोई नीड नहीं है, यह
अज्यूम, बोले ये अज्यूम कर लेंगे हम कि सक्सेसर को अप्लाई हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं होती बोले लॉ में कहीं। बोले यह अज्यूम करके चला जाएगा, बोले हम अज्यूम करके चलेंगे, ये अज्यूम करके चला जाएगा कि लॉ सक्सेसर को भी अप्लाई होगा। बोले हम ये अज्यूम कर लेंगे कि लॉ सक्सेसर को अप्लाई हो रहा है, बोले ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है आपको अलग से। बोले आज अगर हमने लिखा है कि कंपनी को अप्लाई होगा तो ये अजम्पशन है कि सक्सेसर को अप्लाई होगा, लिखना नहीं है कि होगा। बोले लॉ में लिखने की नहीं है कि सक्सेसर को अप्लाई होगा, बोले अज्यूम्ड है कि होगा। तो बोले अगर कॉर्पोरेशन को लॉ लग रहा है तो ये अजम्पशन है कि उसके सक्सेसर को भी अप्लाई होगा। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ पे तो चलो कंपनी लिखा है, यहाँ पे तो चलो कंपनी लिखा है, कंपनी की जगह कोई जिंदा आदमी होता तो भी यही चीज होती क्या? व्हाट डू यू मीन बाय जिंदा आदमी? नेचुरल पर्सन। अरे हाँ वो तो ठीक है, नेचुरल पर्सन। आई मीन जैसे ए है, ए मर गया तो बेटा एक बात बताओ, आपके मरने के बाद आपकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है आपके सक्सेसर को मिलेंगी, लीगल हायर को मिलेंगी? हाँ सर। हाँ तो अब जो लॉ ए को लग रहा था मान लो, वो बी को भी लगेगा क्या? हाँ यस सर। डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशंस पे। ये कॉर्पोरेशंस पे भी लगता है और फंक्शनरीज पे भी लगता है। फंक्शनरीज मतलब कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है, एनी पर्सन। फंक्शनरी मतलब एनी पर्सन परफॉर्मिंग वर्क, जो काम कर रहा है। तो पर अब जैसे प्रोफेशन कैसे होगा सर? प्रोफेशन कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आज एक बात बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, उसमें क्यों नहीं हो सकता आप बताओ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को आंसर करो। सर तो अगर उसके सक्सेसर को भी डिग्री तो लेनी पड़ेगी फिर। तो सर सक्सेसर जरूर थोड़ी आपका रिलेटिव होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक प्रोफेशनल फर्म हो गई, तो मैं एक प्रोफेशनल फर्म चला रहा हूं, मेरी डेथ हो गई तो मेरी डेथ के बाद दो ही सिचुएशन बनेगी कि या तो फर्म बंद हो जाएगी, बंद हो गई तो बात ही खत्म, नहीं तो मेरी फर्म को जो बंदा टेक ओवर करेगा वो दूसरा प्रोफेशनली तो होगा या नहीं होगा? हाँ सर। तो वही मेरा सक्सेसर है बस। तो भाई आज प्रोफेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रूल हो, सब जगह सेम कॉन्सेप्ट है भैया। पॉइंट इतना सा है कि जो भी मेरा सक्सेसर होगा, जो चीजें मेरे साथ हो रही है मेरे सक्सेसर के साथ भी होंगी। तो अगर प्रोफेशनल बंदा है तो उसका सक्सेसर भी प्रोफेशनल होगा और उस पर अप्लाई हो जाएंगी, और नहीं तो बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस बंद हो गया तो बात ही खत्म होगी। समझ गए? हाँ सर। चलो अब रीड करा दूं क्या बच्चों सेक्शन 18? यस सर। आ जाओ, देखो क्या लग रहा है, लैंग्वेज पे फोकस करना। ये बोल रहा है इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, सिर्फ इतना काफी है, इट शैल बी सफिशिएंट, यानी सिर्फ इतना काफी है, सिर्फ इतना काफी है सिर्फ इतना काफी है कि आप ये बोल दें, सिर्फ इतना काफी है कि आप ये बोल दें टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन। इट्स रिलेशन मतलब आप सिर्फ इतना बोल दें कि लॉ अप्लाई होगा, किसको अप्लाई होगा? टू द फंक्शनरीज या कॉर्पोरेशन। तो जैसे ही आपने ये बोला कि लॉ फंक्शनरीज या कॉर्पोरेशन को अप्लाई होगा, तो बोले हम ये अज्यूम कर लेंगे कि सक्सेसर को भी अप्लाई होगा। फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ अ लॉ टू द सक्सेसर। बोले अगर आपने ये बोल दिया कि लॉ फंक्शनरी या कॉर्पोरेशन को अप्लाई होगा, तो ये मान के चला जाएगा आप कि वो लॉ सक्सेसर को भी अप्लाई होगा। किसके सक्सेसर को? ऑब्वियसली या तो फंक्शनरी के सक्सेसर को
या कॉर्पोरेशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन के सक्सेसर को। तो ये बोला इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, सिर्फ इतना काफी है, इट शेल बी सफिशिएंट, सिर्फ इतना काफी है कि आप ये बोल दो कि लॉ फंक्शनरी या कॉर्पोरेशन को लग रहा है। तो बोले जैसे ही आप ये बोलोगे हम ये मान लेंगे कि वो लॉ अप्लाई हो रहा है सक्सेसर्स को, फंक्शनरीज के या कॉर्पोरेशंस के। बताइए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आया नहीं आया आप समझ में? बोलिए यस और नो। Yes, sir. सभी स्टूडेंट्स को आ गया? Yes, sir. बेटा एक कॉन्सेप्ट किसका हो गया? सक्सेसर का हो गया। सक्सेसर है पहले कॉन्सेप्ट किसका हो गया? फंक्शनरीज का हो गया। उससे पहले कॉन्सेप्ट क्या हो गया? पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। एक हो गया पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, एक हो गया पावर कॉन्फर टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कल की क्लास में हमने सेक्शन 13 तक पढ़ लिया था, तो आज की क्लास में हमने सेक्शन 14 पढ़ लिया, हमने सेक्शन 15 पढ़ लिया, हमने सेक्शन 16 पढ़ लिया, हमने सेक्शन 17 पढ़ लिया, हमने सेक्शन 18 पढ़ लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? बोलो। Yes, sir. ठीक है। अब सर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ये हम कल से पढ़ना चालू करेंगे। तो कल मैं आपको पहले सेक्शन 19 पढ़ाऊंगा। 19 पढ़ाने के बाद देखते हैं 1 बाय 1 क्या पढ़ना। बहुत सारे सेक्शन है, सारे पढ़ते जाएंगे सीक्वेंस में। पहले एक काम करो, आप इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, अगर नहीं लिया है तो अभी पहले इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से लो। ले लिया बेटा? और बेटा ध्यान रखना, मैं ये जितने एग्जाम्पल बना रहा हूँ ये बेस है टॉपिक करने का। जब तक आप ये एग्जाम्पल ठीक से नहीं करोगे कभी भी ये टॉपिक अपन कर नहीं पाएंगे, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है? Yes, sir. चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर आप जो टॉपिक्स छुड़वा रहे हैं वो यही मान के चले ना कि वो रिक्वायर्ड नहीं है पेपर के अकॉर्डिंग? सर आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ भाई ठीक है ठीक सर। है, मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको लग रहा है आप लर्न कर सकते हो तो आपको करने चाहिए, ठीक है? मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार सेक्शन 15 के हाइलाइट्स दिखा दीजिए। हाँ बेटा दिखा देता हूँ। हाइलाइट्स मतलब चार्ट ना? हाँ हाँ दिखा देता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, ये रही, देखो देख लो आप। डन? ओके सर। चलिए एक बार सेक्शन 18 भी दिखा दो, शीट से दिखाना है। शीट से दिखाना है? शीट खोल ली बेटा मैंने, निकालता हूं उनको। कर लो बेटा। ले लिया? ठीक, चलिए। तो स्टूडेंट्स अब हम कल मिलेंगे, सेम टाइम पर मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।